गरीब काली बहू के घर आई दो अंग्रेजन अमीर सहेली। कॉलेज के कैंटीन के बाहर अमृता रो रही थी। उसकी दो बेस्ट फ्रेंड निशा और सोफिया उससे कहती हैं, अमृता क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? क्लास में भी उदास थी और सर ने तुझे क्लास से बाहर कर दिया। हाँ अमृता, बता ना क्या हुआ? Why are you so sad? वो माँ बाबूजी ने मुझे कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को कह दिया है। उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है और उसको वो हाथ से जाने नहीं देंगे, इसीलिए अगले महीने ही शादी कर रहे हैं। What? अंकल आंटी ऐसा कैसे कर सकते हैं? कम से कम तेरे इस साल की पढ़ाई पूरे होने तक तो रुक जाना चाहिए था। ओके डोंट वरी, मैं अंकल आंटी से बात करूंगी। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें बहुत समझाया पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, इसीलिए आज मैं प्रिंसिपल को टीसी दे दूंगी। यार ये तू क्या बोले जा रही है? अरे ऐसे चोरी होता है? तेरा तो सपना है कि तू पढ़ाई करके कुछ बने, कुछ हासिल करे। पता नहीं कैसी जगह अंकल आंटी शादी कर रहे होंगे। We need to talk। तो टेंशन मत ले अमृता, हम हैं ना तेरे साथ, हम तेरी बेस्टी इसलिए थोड़े ही हैं। मैं समझती हूँ तुम लोग मेरी बहुत फिक्र करते हो, पर मैं क्या करूँ, ये फाइनल डिसीजन है, अब कुछ नहीं हो सकता। अमृता की आंखों में आंसू देखकर उसकी दोनों सहेली उसे गले से लगा लेती हैं। शांत हो जा, पर तुझे हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक कॉल कियो। हाँ हम तेरे साथ हैं। तभी उन्हें इतना क्लोज देखकर कॉलेज की दो लड़की मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देखो देखो गरीब काली सहेली अपनी गोरी अंग्रेजन सहेलियों से कैसे गले पड़ रही है। उनसे हमदर्दी लेगी और फिर वो दोनों पैसे पकड़ा देंगी इसे खुश करने के लिए। मुझे तो यही अजीब लगता है, इसीलिए मुझे दोस्ती ना अपने लेवल के लोगों से ही अच्छी लगती है, ये नहीं कि गरीबी से भी रिश्ते जोड़ लो। हाँ अर्पिता, तूने बिल्कुल ठीक कहा और सेम थिंग मेरी भी है। आई जस्ट हेट गरीब और काले लोग। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट? डोंट यू डेयर अर्पिता, तुझे कोई हक नहीं हम तीनों के बीच में बोलने का, समझ आई बात? हक वक्त तो हम नहीं जानते, पर जो हमें दिख रहा है वो तो हम बोलेंगे ही। तो क्या रोक लेगी हमें? तू जानती है किसी को सच बात कह दो ना तो बहुत कड़वी लगती है। यही हाल है इन अमीर गरीब सहेलियों का। और अमृता तूने सही हाथ मारा है, इतनी दूर की विदेशी सहेली को तूने अपना फ्रेंड बना लिया है। वाओ! देखो तुम दोनों ने एक बार और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर दोनों हंसकर चली जाती हैं। फिर अमृता भी अपने कॉलेज में टीसी देकर चली जाती है, पर दोनों अमीर सहेलियां उसकी पढ़ाई को जारी रखती हैं। और करीब एक महीने बाद अमृता की शादी में उसकी दोनों सहेली उसे तोहफा देते हुए कहती हैं, शादी की तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देख हम दोनों तेरे लिए क्या लेकर आए हैं, सुंदर सुंदर साड़ी, वो भी तेरी फेवरेट। सच में तुम दोनों बहुत अच्छे हो, मेरी पसंद की चीज लेकर आए हो। मुझे तो यकीन नहीं होता कभी कभार कि मैं तुम दोनों की फ्रेंड हूँ और एक विदेशी लड़की यहाँ आकर मेरी दोस्त बन गई है। हाँ ये पागल अलग है ना, हमारे देश के लोग बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं और ये पागल यहाँ आकर कर रही है। हाँ मेरा सपना था कि मैं सोफिया के साथ हम दोनों बाहर के देश में जाएं और नौकरी करें, पर अब छोड़ो। निशा तू जरूर जाना। हाँ पर तेरे बिना अच्छा नहीं लगेगा। बस बस तुम दोनों ने बहुत बात कर ली, पंडित जी बुला रहे हैं वर वधू को मंडप में बैठने के लिए। ठीक है आंटी जी, ले जाइए हमारी अमृता को। और आंटी मैं एक बात कहूँ, आपको इतनी जल्दी अमृता की शादी नहीं करनी चाहिए थी। बेटा हमारी बेटी के लिए जो सही है हमें वो करना ही पड़ेगा। ना हम इतने अमीर नहीं हैं जो इसकी कॉलेज की फीस दे पाए, और अच्छा रिश्ता भी तो हाथ से निकलने नहीं दे सकते थे। खैर तुम खाओ पियो। कुछ देर बाद अमृता की नीरज से शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां एक आदर्श बहू की तरह अर्पिता अपने ससुराल का सारा काम करती है, सबका ख्याल रखती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी अड़ियल सास अम्बा देवी उसके बनाए हुए खाने में कमी निकालकर अक्सर उसको सुनाया करती थी। उसकी दोनों फ्रेंड अमेरिका जाकर पढ़ाई करती हैं और अंग्रेजी लाइफस्टाइल जीती हैं, और यहाँ अम्बा उसे गरीबी के आए दिन ताने देती रहती थी। अरे ओ नास पीटी करम जली गरीब कहीं की, अच्छा खाना बनाया तूने, तेरे गरीब माँ बाप ने तुझे ऐसा खाना बनाना सिखाया है? अरे तू सिंघानिया के घर में रहती है, आता जाता नहीं है गरीब गवार कहीं की। कल भी खाना बकवास बनाया था और आज तो कड़ी में दही नहीं डाला तूने। माँ जी
आपसे दही ना होने की बात कही थी मैंने, फिर भी आपने कहा कि ऐसे ही कड़ी बना दे। चुप कर निकम्मी कहीं की, मुझसे जुबान लड़ाई ना तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। जाकर कपड़े धो और नीरज भी आता ही होगा। जी माँ जी। फिर अमृता कपड़े धोने चली जाती है। पति नीरज भी उससे ज्यादा बात नहीं करता था। ऑफिस से आने के बाद वो जैसे ही पानी देती है तो लड़खड़ा कर नीरज गिर जाता है। वो उसे उठाती है तो धक्का मार देता है। मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं है, गरीब कहीं की, तू मेरे लायक नहीं है। माँ ने पता नहीं तो जैसी काली लड़की से मेरी शादी क्यों करवा दी है। इससे अच्छा तो मैं कुंवारा मर जाता। अजी आप ये क्या कर रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। आपसे शादी करने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया, और रही बात मेरे रंग रूप की तो आप एक बार मुझसे बात तो करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अब तो मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं है? रुक, तुझे अभी लपेटता हूँ। इतना कहते ही नीरज अपनी पत्नी को बेल्टों से मारने लगता है। बस नीरज जी, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे लग रहा है, मत मारिए मुझे। इतना ही नहीं, अपनी काली पत्नी के गम में नीरज रोज नशा करके आता है और उसे मारता है। बेचारी अमृता सास और पति दोनों से ही परेशान थी, लेकिन वो उफ तक नहीं करती थी। फिर एक दोपहर अम्बा अपनी मनपसंद सब्जी खाने के लिए अमृता को कड़ी धूप में भेज देती है। वो जा ही रही थी कि एक सफेद गाड़ी उसे टक्कर मारती है और वो गिर जाती है। फिर से मेरे हाथ में चोट लग गई। भगवान ने मुझे इतने दुख दर्द क्यों दिए हैं? काश मैं मर जाती तो वो ठीक रहता। कम से कम अपनी माँ जी और पति के जुर्म तो नहीं सहने पड़ते। अमृता इतना कहती है कि कार में से दो लड़कियां बाहर निकलती हैं, जो कोई और नहीं अमृता की फ्रेंड होती हैं, जिन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहने थे। ए कौन हो तुम? हमारी कार के सामने ही तुम्हें मरना था क्या? आप? अरे अमृता, तूने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? निशा, सोफिया, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? अच्छा हुआ जो तुम मिल गई। तुझे ज्यादा जोर की तो नहीं लगी? तू रो रही है? खड़ी हो। हाँ, वो हाथ में लग गई। इतने में निशा को चक्कर आ जाते हैं और कार भी कीचड़ में फंसकर नहीं निकल रही थी। ओफो, नाउ व्हाट आई डू? इस कार को भी अभी खराब होना था। मेरा घर पास ही है, तुम दोनों वहाँ चलो। फिर अमृता अपनी दोनों अंग्रेजन सहेलियों को अपने ससुराल ले जाती है, जहाँ की गरीबी देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं। फिर अम्बा आती है। ओहो, ये छोटे कपड़े वाली लड़की कौन है? इनको क्यों ले आई है तू? सब्जी लेने गई थी ना? वो माँ जी, ये दोनों मेरी कॉलेज की सहेलियां हैं। दरअसल उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और निशा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अच्छा, इतनी अमीर होकर भी खाली हाथ आ गई, कुछ लाई नहीं तेरी सहेलियां? और तू तो इतनी काली है, ये गोरी गोरी तेरी सहेली कैसे हो सकती हैं? माँ जी बस कीजिए, अब तो ऐसा मत बोलिए। अरे तू इतना परेशान है, क्या बात है बता? फिर अमृता अपनी सास के जाते ही दोनों सहेलियों को सारी बातें बता देती है, जिस बात से दोनों को गुस्सा आता है। तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया? रुक जा, हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। नहीं, ऐसा मत करना, वरना ये लोग मुझे फिर मारेंगे। नहीं, हम तुझे इतना परेशान नहीं होने दे सकते। कुछ देर बाद सोफिया दो पुलिस को बुलाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो दो पुलिस वाले नीरज और अम्बा को गिरफ्तार कर लेते हैं और डर कर सास गिड़गिड़ाने लगती है। अरे हम दोनों ने कुछ किया ही नहीं, हमें छोड़ दो। अच्छा, झूठ मत बोलिए। कैसे आपने हमारे दोस्त को इतना मारा है, पीटा है, उसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। जब धारा 354 लगेगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तूने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अमृता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उसके काले रंग की वजह से बहुत गलत किया है। अमृता, मुझे माफ कर दो। हाँ बहू, हमें माफ कर दे, मैं इस उम्र में चक्की नहीं पीसना चाहती। दोनों का पछताया हुआ चेहरा देखकर अमृता उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों सहेली नकली पुलिस वालों को बुलाने का नाटक खत्म कर देती हैं। इसे नीरज और अम्बा सुधर जाते हैं और वो अर्पिता को खुशी खुशी रखते हैं और दोनों सहेलियां भी बाद में शादी कर लेती हैं। अंजलि बेटा, ये ले लड्डू, इन्हें ले जाकर किचन में रख दे। मैंने पूजा में सबके लिए प्रसाद बनवाया है। पूजा हो जाने के बाद सबको ये लड्डू प्रसाद के तौर पर दियो, समझी? ठीक है माँ। यार, ये मोतीचूर के लड्डू दिखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। एक काम करती हूँ, एक लड्डू खा लेती हूँ। अंजलि प्रसाद में से एक लड्डू उठाकर खा लेती है।
अंजलि को लड्डू इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो एक एक करके सारे लड्डू खा जाती है। लड्डू खाकर तो मजा ही आ गया। आज से पहले मैंने इतने टेस्टी लड्डू कभी नहीं खाए थे। अरे ये क्या, मैंने तो सारे लड्डू खा लिए। अब मैं प्रसाद में सबको क्या दूंगी? अगर माँ को पता चल गया तो मेरी तो आज खैर नहीं। सोच अंजलि, जल्दी कुछ सोच, वरना आज तो तू गई। कि तभी अंजलि को एक आइडिया आता है। वो जल्दी से जाकर अपने घर के पास वाले हलवाई से बहुत सारे लड्डू ले आती है और लाकर रख देती है। पूजा खत्म होने के बाद अंजलि सबको लड्डू बांटती है। मोहिनी जैसे ही वो लड्डू खाती है तो वो समझ जाती है कि वो ये लड्डू नहीं है जो उसने बनाए थे। जिसके बाद मोहिनी अंजलि से इस बारे में बात करती है। सच सच बता अंजलि, ये वो लड्डू नहीं है ना जो मैंने हलवाई से बनवा कर तुझको दिए थे? ये तो दूसरे लड्डू हैं। वो लड्डू कहाँ गए जो मैंने तुझे दिए थे? माँ, वो लड्डू तो मैंने खा लिए थे। क्या? तूने इतने सारे लड्डू अकेले खा लिए? अंजलि, तेरे सर में भेजा है या भूसा? कितनी बार कहा इतना खाना मत खाया कर। इतना खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कुछ ही महीनों में तेरी शादी है, अगर ऐसे ही खाती रही तो फूल कर गुब्बारा बन जाएगी। माँ, आप फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अपनी माँ के समझाने पर भी अंजलि नहीं मानती है और हमेशा बुक्कड़ों की तरह खाती रहती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और कुछ ही महीनों में अंजलि की शादी अमन नाम के लड़के से हो जाती है। अंजलि बहू, यहाँ बैठ जाओ। अभी कुछ ही देर में तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म शुरू होगी। जब तक तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। यार, अब ये मुंह दिखाई की भी रस्म होगी क्या? भूख के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। 2 घंटे हो गए और कुछ भी नहीं खाया है। अंजलि इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसे अपने साइड में कुछ मिठाई रखी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है। अंजलि चुपके से मिठाई लेती है और घूंघट के अंदर से ही खाने लगती है। एक एक करके अंजलि आधी मिठाई गायब कर देती है। अरे, ये आधी मिठाई कहाँ गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं रखी थी। क्या हुआ आरती, तुझे मिठाई लाने को भेजा था, इतना टाइम क्यों लग रहा है? माँ, मिठाई होगी तो लाऊंगी ना। यहाँ तो आधी मिठाई गायब है। किसी मेहमान ने खा ली होगी तो किचन में से ले आ। अंजलि की चोरी चोरी मिठाई खाने की बात किसी को पता नहीं चलती है। कुछ समय बाद अंजलि की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है और देखते ही देखते सारी रस्म खत्म हो जाती है। रस्म खत्म होने के बाद आरती अंजलि को उसके कमरे तक छोड़ देती है, जिसके बाद अंजलि और अमन सो जाते हैं। लेकिन अंजलि की भूख इतनी जल्दी कहाँ खत्म होने वाली थी। आधी रात में नींद में उठकर अंजलि शादी के जोड़े में ही किचन में आती है। बहुत जोर से भूख लग रही है, अब मैं क्या खाऊं? यहाँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करती हूँ, फ्रिज में चेक करती हूँ, शायद फ्रिज में कुछ रखा हो। ये तो शादी का खाना है, अब तो मजा आ जाएगा खाना खाने में। अंजलि शादी के जोड़े में ही किचन में बैठकर सारा का सारा शादी का खाना खा जाती है और एक बड़ी सी डकार मारकर वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह उठने पर जया जैसे ही किचन में जाती है तो उसे फ्रिज में चावल का एक दाना भी दिखाई नहीं देता। अरे, ये क्या, फ्रिज में तो इतना सारा खाना रखा हुआ था, लेकिन ये तो इन खाली बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं है। लगता है रात को किसी मेहमान ने खा लिया होगा, लेकिन इतना सारा खाना कोई अकेले कैसे खा सकता है? अब अंजलि रोज आधी रात में उठकर फ्रिज में रखा हुआ सारा खाना खा जाया करती थी और हर रोज सुबह जया सोचती कि खाना गायब कैसे हो जाता है। अंजलि को ये सब करते हुए पूरे 3 महीने हो चुके थे, लेकिन जया को इस बात की भनक भी नहीं होती है। आखिरकार ये खाना जाता कहाँ है? हमारे घर में तो कोई चूहा भी नहीं है जो ये सारा खाना खा जाए, और कोई चोर भी नहीं हो सकता। भला कोई चोर किसी के घर में खाना खाने के लिए क्यों आएगा? और वैसे भी हमारे खिड़की दरवाजे तो इतने अच्छे से बंद रहते हैं। माँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम एक काम करते हैं, हम किचन में सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं। रात में खाना जाता कहाँ है हमें आसानी से पता चल जाएगा कि खाना चोर है कौन। आरती का आइडिया जया को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद आरती और जया बिना घर में किसी को बताए अपने किचन में कैमरा लगा देते हैं। रोज की तरह अंजलि फिर आधी रात में उठती। क्या बात है, आज तो यहाँ पेस्ट्री भी रखी हुई है। अंजलि कुछ ही देर में सारा खाना और सारी की सारी पेस्ट्री खा लेती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। रोज की तरह जब जया फ्रिज खोलती है तो उसे खाने का कुछ भी सामान दिखाई नहीं देता।
जिसके बाद जया और आरती जाकर सीसीटीवी की फुटेज चेक करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि रात में कोई और नहीं, अंजलि ही सारा खाना खाकर गायब करती है। जिसे देखकर आरती और जया बहुत हैरान हो जाते हैं और जाकर अंजलि से इस बारे में बात करते हैं। अंजलि बहू, क्या तुझे पता है कि रात में फ्रिज में से सारा खाना कौन खाता है? नहीं माँ जी, मुझे कैसे मालूम होगा? मैं थोड़ी ना रात में जागती हूँ जो मुझे पता होगा। लेकिन हमें पता है कि सारा का सारा खाना आखिरकार कौन खाता है। इतना कहकर आरती अंजलि को लैपटॉप में कैमरे की फुटेज दिखाते हुए कहती है, जिसमें साफ साफ अंजलि खाना चुराकर खाते हुए दिखाई दे रही थी। बहू, अगर तुझे ज्यादा भूख लगती थी तो तुम हमें बता सकती थी, हम तुझे कौन सा खाना खाने से रोक देते। मैं तुझे खुद खाना बना कर देती, तुझे ये चोरी चोरी खाने की क्या जरूरत थी। और बहू, तू इतना सारा खाना खाती है तो जानती है ना, ज्यादा खाना खाना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अगर तुझे ज्यादा भूख लगती है तो तू जूस या फ्रूट्स भी खा सकती है। माँ जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, शादी से पहले भी मैं इतना ही खाती थी, लेकिन मुझे आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आज तक होने का मतलब ये नहीं है भाभी कि आपको आगे भी कुछ नहीं होगा। आरती, माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। अपनी सास और नंद के लाख समझाने पर भी अंजलि नहीं मानती है और रोज भुक्कड़ों की तरह खाना खाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अब धीरे धीरे अंजलि का वजन बढ़ने लगता है, जिससे अंजलि का शरीर बहुत ही ज्यादा मोटा हो जाता है। अंजलि को चलने में भी काफी परेशानी आती है। थोड़ी थोड़ी देर में अंजलि की सांस फूलने लगती है। अंजलि की हालत इतनी खराब होती देख जया और आरती उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और उसके बाद ये पता चलता है कि देखिए, ज्यादा मोटापे की वजह से आपकी बहू को थायराइड और शुगर हो गया है। अब इन्हें लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। अगर ये मेडिसिन टाइम पर नहीं खाएंगी तो इनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती है। अब इन्हें बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, ये सिर्फ उबला हुआ खाना ही खाएंगी। देखा बहू, मैं कहती थी कि इतना ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब हो गई ना तुझे उम्र भर की बीमारी, अब खाती रहे जिंदगी भर दवाइयाँ। माँ जी, आरती, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं पहले ही आपकी बात मान लेती तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। आरती और जया अंजलि को माफ तो कर देते हैं, लेकिन अब अंजलि को जिंदगी भर के लिए ही एक अच्छा सबक मिल चुका था। अब अंजलि की जिंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन उसे दवाई ना खानी पड़ती हो। अंजलि अपने आप को ठीक करने के लिए अब रोज दवाई खाती थी।